नमस्कार दोस्तों, मैं केएस मुरारी एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैं अपने यूट्यूब चैनल केएस मुरारी जीएस के साथ उपस्थित हुआ हूं और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन और वेलकम कर रहा हूं। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के दौरान जो अधिनियम पारित किए गए थे उस संदर्भ में चर्चा करूंगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में जो संवैधानिक रूपरेखा तैयार हुई है उसके पीछे आज़ादी से पहले कई संवैधानिक विकास हो चुके थे और वो संवैधानिक विकास दो संदर्भों में था। एक कंपनी के शासन के तहत और दूसरा ताज के शासन के तहत यानी क्राउन के तहत। तो सबसे पहले आज मैं उस कंपनी के शासन के तहत जो पहला एक्ट या फिर संवैधानिक विकास हुआ था उस संदर्भ में चर्चा करूंगा और वह टॉपिक्स है आज 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के दौरान अप्रोक्स 1600 ईस्वी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आए और इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर प्राप्त हुआ था महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा और उसे उस कंपनी में, चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में महारानी एलिजाबेथ का भी शेयर लगा हुआ था, तो इस आधार पर भारत में व्यापार करने का उसे विस्तृत अधिकार प्राप्त हो गया था। कंपनी जब भारत आई तो उस समय तक केवल व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित था, लेकिन 1765 ईस्वी का इलाहाबाद की संधि के तहत जब मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का एक समझौता हुआ और उस 1765 ईस्वी में जो समझौता हुआ था इलाहाबाद की संधि, उस इलाहाबाद की संधि के तहत बिहार, बंगाल, उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से वो न केवल व्यापारिक बल्कि वह भू राजस्व के क्षेत्र में यानी कृषि के क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुका था। इसके तहत इस राजस्व वसूलने के अधिकार के तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और वहां से लेकर 1857 ईस्वी के क्रांति तक का जो सफर है वह एक न केवल व्यापार बल्कि भू राजस्व बल्कि एक क्षेत्रीय शक्ति, एक प्रशासनिक शक्ति बनने की प्रक्रिया लगभग स्थापित हो जाती है। और उस 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात जब 1858 ईस्वी का एक्ट पारित किया गया, तब उस समय से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर और भारत में शासन संचालन की शक्ति ताज के तहत चला गया यानी ब्रिटिश क्राउन के। तो आज मैं उसी संदर्भ में 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट पर चर्चा कर रहा हूं। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के कई संवैधानिक महत्व हैं और उस कई संवैधानिक महत्व के संदर्भ में नंबर एक जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा कदम उठाया जाने वाला यह पहला एक्ट था, पहला कदम था जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करे। चूंकि इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने वाला कोई कानून नहीं था, तो अपने मन से, अपने ढंग से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नियम कानून बनाकर वह कंपनी अपना व्यापार करता था। लेकिन इस रेगुलेटरी एक्ट के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में यह पहला कदम ब्रिटिश के द्वारा उठाया गया था। और दूसरा, इसके द्वारा पहली बार यानी इस अधिनियम के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। साथ ही साथ इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई यानी एक ही केंद्र हो गया और वह केंद्र था बंगाल प्रेसिडेंसी। तो इस बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत ही जो है सो पूरे भारत में शासन संचालित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करता था।
इसलिए कह सकते हैं कि इस 1773 ईस्वी के रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से जो है सो भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव ब्रिटिश सत्ता ने स्थापित किया। चलिए, तो इसी परिप्रेक्ष्य में 1773 ईस्वी के रेगुलेटरी एक्ट की विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं, मेन फीचर ऑफ ए रेगुलेटरी एक्ट। तो इस अधिनियम के द्वारा, इस रेगुलेटरी एक्ट के तहत जो है सो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। सबसे पहली बात कि रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जो पहले इसे गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो इस तरह से लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। दूसरी विशेषता कि इसके द्वारा, इस रेगुलेटरी एक्ट के तहत मद्रास और बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। कहने का आशय यह हुआ कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को शामिल कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर के अधीन मद्रास और बंबई के गवर्नर आ गया। तो इस तरह से बंगाल का गवर्नर जो पहले था वह बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। इस अधिनियम के अंतर्गत 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई कलकत्ता में, और उस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो कलकत्ता में की गई उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के रूप में एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश के रूप में लिमेस्टर, हाइड और चेम्बर को नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार कहते हैं कि 1774 ईस्वी के में पहली बार भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1773 ईस्वी के रेगुलेटरी एक्ट के तहत किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश लिमेस्टर, हाइड और चेम्बर थे। दूसरी बात, इस रेगुलेटरी एक्ट की खास विशेषता एक और है कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा। इससे पहले जो कंपनी के कर्मचारी था वह निजी व्यापार करने में फ्री था, कहीं भी कोई भी अपना प्राइवेट ट्रेड कर सकता था और भारतीय लोगों से गिफ्ट और रिश्वत भी लिया करता था। तो उस पर इस अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कंपनी के गवर्निंग बॉडी जो था उसी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह 1773 ईस्वी का रेगुलेटरी एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर नियंत्रण और संतुलन करने का एक अधिनियम बना और इसके माध्यम से जो है सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल का पद देकर मद्रास और बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया था। तो इस तरह से एक सुप्रीम काउंसिल का गठन 1773 ईस्वी के रेगुलेटरी एक्ट के तहत कर दिया गया। न्यायिक प्रणाली के तहत जो है सो 1774 ईस्वी में इसी 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन कर दिया गया और वह सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश एलिजा एम्पे हुआ करता था और 3 अन्य न्यायाधीश हाइड, लिमेस्टर और चेम्बर हुआ करता था। तो इस तरह से आज के इस रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से हम लोग देख लिए कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर भारत में व्यापार के साथ साथ भू राजस्व को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया। तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में आप अपना कमेंट अवश्य दें और इस कमेंट के बाद आप इस
वीडियो को लाइक कर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।